हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। चलिए सर, लॉ की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जो हम लोग रिवीजन सीरीज देख रहे थे प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख रहे थे। तो एक अच्छा खासा है हमारा डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा था लॉ को टैकल करने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट इज वेरी गुड फॉर एग्जामिनेशन। ओके, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। सर आज कौन सा चैप्टर? सर आज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 देखेंगे। ठीक है सर, यहाँ से 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और मेरे को इसमें हाईली चांसेस है कि सेक्शन नंबर 5 से क्वेश्चन आने के प्योर चांसेस मेरे को लग रहा है, या एक एमएनसी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है, क्योंकि एमटीपी में घूमा एमएनसी का क्वेश्चन। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर इसकी जूम कर देता हूँ। सर इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ का है? सर होल ऑफ इंडिया, मतलब कोई अगर कश्मीर का बंदा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा हो तो उस पर भी लगेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लगेगा सर और किसको लगेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि बाहर का सिटीजन होगा तो भैया बाहर का पैसा बाहर ही मिल रहा तो क्या फायदा। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस पर लगेगा जो सिटीजन इंडिया का होगा। सर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, रेसिडेंट नहीं, सिटीजन। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात यहाँ नहीं होती है। सर एक बात बताओ, सर यहाँ पे कौन सा फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? सर फॉरेन का वो पैसा जो अदर देन कमर्शियल है। सर कमर्शियल पैसा फेमा में देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे नॉन कमर्शियल पैसा मतलब सर डोनेशन, ये सब इस टाइप का पैसा जो सोनू सूद सर जी को मिलता है बाहर से पैसा, या मान लो जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं उनको बाहर से पैसा आ रहा है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया वालों को मिलना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। या मान लो एसोसिएट ब्रांचेस सब्सिडीज इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, या मान लो कोई सिटीजन ना भी हो ना, तो वो कोई कंपनी हो ना, कंपनी को बाहर से पैसा मिल रहा है ना, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। तो एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, एसोसिएट ब्रांच फॉरेन ऐसे, ठीक है। एसोसिएट ब्रांच इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया। अब सुनो सर, सुनो इस पूरे डिफिनेशन, सर देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन। अगर आप डिफिनेशन क्रैक कर लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। फिर डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सर कितने डिफिनेशन? व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज फॉरेन सोर्स, बस। अब किसको मिलता है? इंडियन वाले को। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन सोर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फॉरेन कंपनी क्या हुआ? एनी कंपनी और एसोसिएशन बॉडी इंडिविजुअल विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इट इंक्लूड्स मींस मतलब क्या हुआ? एनी कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, या मान लो जो बाहर वाली है, इंडिविजुअल है तो बाहर वाली है, ठीक है, या कंपनी है तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स? फॉरेन कंपनी विद मीनिंग ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी का मीनिंग था, मतलब 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 42, ठीक है, FG, ठीक है। और उसकी कोई सब्सिडरी फर्स्ट वाली की, मतलब फॉरेन कंपनी कोई बाहर है, उसकी कोई सब्सिडरी, वो भी फॉरेन कंपनी, ठीक है। मान लो थर्ड क्या बोल दिया? रजिस्टर ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस 1 and 2। ये मान लो ये फॉरेन कंपनी, या मान लो इसकी सब्सिडरी, इसका कोई रजिस्टर ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस, ये भी फॉरेन कंपनी डिफिनेशन में आ जाएगा। फोर्थ में क्या बोलते हैं? एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी पे देखेंगे अभी, एक नीचे आएगा फॉरेन सोर्स में। तो ये कुछ नहीं, इजी बता दिया फॉरेन कंपनी क्या होता है। नॉर्मल सी जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई इंक्लूड्स, मतलब फॉरेन कंपनी जो कंपनी जाके बोला गया है, फिर उसकी सब्सिडरी फॉरेन कंपनी की, उस दोनों की, मतलब इस दोनों की कोई भी प्रिंसिपल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या लास्ट में क्या बोलते हैं? एमएनसी। अब देखो मेन आता है सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि फॉरेन सोर्स से हमें क्या मिलता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। किसे? इंडिया वालों को। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि फॉरेन सोर्स क्या होता है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। किसको मिलता है? इंडिया वाले को। तो पहले पता करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस एग्जॉस्टिव है सर, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। सर DDT, ये देखो ये कीवर्ड्स आने चाहिए। डोनेशन मिल रहा हो, डिलीवरी मिल रहा हो, या मान लो कोई ट्रांसफर कर रहा है बाहर से पैसा, डोनेशन दे रहा है, डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। मेड बाय फॉरेन सोर्स। देखो फिर एक डेफिनेशन आएगा फॉरेन सोर्स, क्योंकि मैंने क्या बोला? फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना इंडियन वाले को, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या मिलेगा? आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटीज। आर्टिकल मतलब क्या होगा? सामान। वो आर्टिकल सीए वाला आर्टिकल नहीं, वो आर्टिकल हो गया सामान। आर्टिकल मतलब गुड थिंग। करेंसी मतलब क्या हो गया? करेंसी इन द सेंस ऑफ आपको आईएनआर मिले या फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिले, दोनों का दोनों इंक्लूड कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। और सिक्योरिटीज मतलब हो गया शेयर सिक्योरिटीज। यहाँ पे आपको डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, आपको सब मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय एन फॉरेन सोर्स, ठीक है।
फॉरेन सोर्स से जो होता है, तो फॉरेन सोर्सेज के बाद देखेंगे हाईली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सर इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आर्टिकल, कोई सामान, आर्टिकल मतलब वो सी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल मतलब वो है कोई थिंग्स की बात कर रहा है। करेंसी, सर मान लो फॉरेन सोर्स से हमें कोई 1 लाख रुपया मिला, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा? यस, इन द सेंस ऑफ इंडियन रुपीज भी होगा और इन द सेंस ऑफ एफसीआई फॉरेन करेंसी है, आईएनआर दोनों मिले फॉरेन सोर्स से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। सिक्योरिटी सर शेयर्स ट्रांसफर किया फॉरेन सोर्स से, तो दैट्स आल्सो इंक्लूडेड इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके, अब देखो सर इस बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है दिसंबर 21 में। आर्टिकल गिवन एज अ गिफ्ट, आर्टिकल मतलब क्या हुआ? कोई थिंग, कोई सामान। मान लो इन द सेंस अब हमें बाइसिकल मिला बाहर से फॉरेन सोर्स से, बट एज अ गिफ्ट मिला फॉर पर्सनल यूज। मैंने ना डेनमार्क, मैंने जर्मनी से ना, जर्मनी से मेरे को क्या मिला? एक बाइसिकल मिला। चलो ठीक है, बाइसिकल मिल गया। बाइसिकल मिला कैसे? पर्सनल यूज के लिए, मेरे पर्सनल यूज के। मैं कहां का? इंडिया, दिल्ली, ठीक है। जर्मनी से मैंने बाहर से मेरे को पर्सनल यूज के लिए बाइसिकल मिला। उसका उस दिन जिस दिन मेरे को मिला 1 लाख रुपया से ज्यादा वैल्यू नहीं था इंडियन मार्केट में। मार्केट वैल्यू इन इंडिया, तो कीवर्ड याद है ना, मार्केट वैल्यू इन इंडिया, पर्सनल यूज और एज अ गिफ्ट मिला हमें, ठीक है। भले वो आर्टिकल था बट पर्सनल यूज के लिए था, एज अ गिफ्ट था, और उसका 1 लाख से कम की वैल्यू थी। ठीक है, देन नॉट टर्म एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देन उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। ठीक है सर, करेंसी चलेगा, 1 लाख से ऊपर मिलेगा करेंसी, वही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सिक्योरिटीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट आर्टिकल के बारे में साफ बोल दिया है, अगर 1 लाख से वैल्यू या 1 लाख से वैल्यू कम होगी उसकी, पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट मिला होगा, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट में नहीं मानेंगे। ठीक है, so now it comes to person, who will call person in foreign contribution as any individual, HUF, association, company, now called as person. Okay, is easy. सो फॉरेन हॉस्पिटलिटी, सो हॉस्पिटलिटी क्या होता है? जस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर देन कैश आपको मिल रहा है, या मान लो अदर देन कुछ भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मतलब सर आप कहीं बाहर रहने जा रहे हो और रहने का खर्चा, खाना पानी सब बाहर वाले लोग उठा रहे हैं, तो दैट्स हॉस्पिटलिटी मिलना। जैसे मान लो आपको जर्मनी जाना है, तो सारा आपका जर्मनी का टिकट बुक हुआ, वहां पे रहने का लॉजिंग बुक हो गया, आपका खाने का बुक हो गया, तो कहीं ना कहीं अदर देन टर्म्स मनी वॉल्यूम में आपको जो आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, वो हॉस्पिटलिटी होता है। तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी में क्या हुआ? एनी ऑफरिंग कैश और काइंड, ठीक है, कैश और काइंड में भी हो सकता है, बाय ए फॉरेन सोर्स। अब फॉरेन सोर्स वाले बंदे क्या दे रहे हैं आपको? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, आपको क्या बोल रहे हैं कि आप आओ, आपका फ्लाइट टिकट 50K, रहने का खर्चा 50K और खाने का 10K, 110K हम उठाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं काइंड में दे रहा है, कहीं ना कहीं काइंड में दे रहा है। बट याद रखना इस चैप्टर में फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या होता है? फॉरेन सोर्स वाला दे रहा है फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री ट्रांजेक्शंस में विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मेडिकल। देखो फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री चल रहा है, सब कुछ फ्री, मतलब कहीं ना कहीं विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? दो तरफा प्यार नहीं है यहाँ पे, मतलब एक ही साइड से फ्री 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 मिलने जा रहा है हमें। तो रहने का खर्चा, घूमने का खर्चा, मेडिकल खर्चा, ट्रैवल खर्चा, ये क्या होता है? फॉरेन हॉस्पिटलिटी होता है। तो इस चैप्टर में फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिलेगा ना, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, बट डज नॉट इंक्लूड ऑफर विच इज प्योरली कैजुअल वन। बट याद रखना कैजुअल वन नहीं होता सर। कैजुअल वन मतलब क्या? आपने 50,000 पे किया, उसने फ्लाइट टिकट बुक किया, तो कहीं ना कहीं दो तरफा प्यार। आपने 40,000 पे किया, उसने मेडिकल सर्विस दिया, कहीं ना कहीं दो तरफा प्यार। तो सर फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या हो गया सर? आपने कुछ दिया ही नहीं और उसने क्या किया? मेडिकल सर्विस दिया, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन हॉस्पिटलिटी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज नोन एज फॉरेन सोर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली डेफिनेशन, कहीं ना कहीं इस बार अटेम्प्ट में एमटीपी में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूमने का तैयार है, क्योंकि एमएनसी पे क्वेश्चन एक बार अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आराम से, इसको रिकॉर्डिंग सेव कर लिया जाए, अदरवाइज लाइट का इशू है। चलो अब देखो, फॉरेन सोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉरेन सोर्स की डिफिनेशन, क्योंकि फॉरेन सोर्स से हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो सर व्हाट इज फॉरेन सोर्स? सर गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है, और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट, बाहर की गवर्नमेंट फॉरेन सोर्स होगी। हमें बस ये जानना है कि भैया फॉरेन सोर्स एक बकेट है, कौन कौन सा फॉरेन सोर्स में आएगा, बस उसको डालते रहना है। तो अगर बाहर की गवर्नमेंट कुछ भेजी तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लगेगा। तो बाहर वाले जो लोग हैं ना, वो फॉरेन सोर्स, तो बाहर की गवर्नमेंट भी फॉरेन सोर्स, बाहर का इंटरनेशनल एजेंसी भी फॉरेन सोर्स में आएगा। मतलब इंटरनेशनल एजेंसी से कोई पैसा आया, दैट इज कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया वाले को, तो उस पर भी एक्ट लगेगा। तो सर इंटरनेशनल एजेंसी, सारी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं, एक्सक्लूड या एक्सेप्ट यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर नोटिफाइड, जो बाद में होगी। सिंपल याद रखना, पहला यूएन,
वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, मतलब इनसे कुछ आएगा तो वो फॉरेन सोर्स नहीं होते, इनको छोड़ के फॉरेन सोर्स सब कुछ होंगे, इंटरनेशनल एजेंसी जो भी होगा फॉरेन सोर्स होगा। सब फॉरेन कंपनी हमने देख लिया 242 के अंदर, जो भी फॉरेन कंपनी होगी, या मान लो जो भी हमने देखा ऊपर, या मान लो जो इसकी जो भी सब्सिडरी हो गई, या मान लो इसका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं भी हो गया, वो फॉरेन कंपनी के अंदर आएगा। ठीक है सर, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, देखो नॉट एनआरआई, मैं बार बार बोल रहा हूं। सब मान लो कोई इंडिया का बंदा है, जर्मनी में रह रहा है, वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन है। तो एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूं, जो सिंपल सी बाहर का सिटीजन है, मिस्टर रॉबर्ट, वो इंडिया आई ही नहीं कभी, वो जर्मनी में रहता है, जर्मनी में पले बड़े हैं, जर्मनी में सब कुछ खेला कूदा, शादी वादी सब जर्मनी में, प्रॉपर जर्मनी के सिटीजन है, वो फॉरेन सोर्स में आएंगे। बट एनआरआई फॉरेन सोर्स में नहीं आएगा, ये याद रखना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरआई फॉरेन सोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन, फॉरेन का कोई ट्रस्ट फाउंडेशन, वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, या मान लो कोई भी ट्रस्ट फाउंडेशन जो फॉरेन करेंसी से क्या होता है, फाइनेंस होता है, फॉरेन करेंसी वाले, क्या फॉरेन करेंसी है जर्मनी वाले, वो किसी ट्रस्ट और फाउंडेशन को फाइनेंस करते हैं, तो वो ट्रस्ट फाउंडेशन में क्या हो गया, फॉरेन सोर्स में आएगा। तो सिंपल कहीं ना कहीं फॉरेन सोर्स लिंक्ड है, कहीं ना कहीं बाहर वाला पर्सन लिंक है। कहीं मान लो कोई ट्रस्ट इंडिया का भी कहीं का भी हो, उसको फॉरेन सोर्स से कंट्री से क्या हो रहा है, फाइनेंस्ड हो रहा है, तो वही फॉरेन सोर्स आएगा। ठीक है, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन रजिस्टर आउटसाइड इंडिया, कोई भी सोसाइटी है या क्लब एसोसिएशन, फुटबॉल क्लब एसोसिएशन या कोई भी क्लब एसोसिएशन आ गया जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है, वो फॉरेन करेंसी में आ गया, फॉरेन सोर्स में आ गया। सर इतना याद करना है, मतलब पूछ सकता है, नहीं कोई भी क्वेश्चन लगा के पूछ सकता है, तो क्वेश्चन यहां से बनने का चांसेस है, क्योंकि मैंने स्टडी मैट में क्वेश्चन देखा हुआ भी है। तो एनआरआई नहीं होता है, नॉन सिटीजन, सिटीजन बाहर का होना चाहिए, बात करता है एनआरआई की बात नहीं कर रहा है। ट्रस्ट कोई फाउंडेशन जो फाइनेंस होता है फॉरेन करेंसी से, फॉरेन सोर्स वाले से या फॉरेन कंट्री से, वो वाले। ठीक है, यहां से क्वेश्चन चांसेस है। इंटरनेशनल एजेंसी से एमसीक्यू के चांसेस है, क्योंकि 3 लोग को एक्सक्लूड किया गया है, यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ठीक है, गवर्नमेंट तो ठीक है, नॉर्मल है, फॉरेन कंपनी नॉर्मल है। एक एमएनसी समझाता हूं। ठीक है, सुनो सर, देखो मैंने क्या बोला पहले, फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी कब होती है, जब फॉरेन कंपनी के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, इंडिया में बिजनेस हो, एसेस करे, पूरा फॉरेन कंपनी में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। बट यह कंपनी अदर देन फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट इन फॉरेन करेंसी, बस सिर्फ फॉरेन कंट्री, सिंपल मार्क। देखो सर, फॉरेन कंपनी 3 कंडीशन, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, वो हो गई फॉरेन कंपनी, वो भी फॉरेन सोर्स में आएगी। बट बोल लिया गया कि सिंपल जो कंपनी बाहर ही इनकॉर्पोरेट हुई, फॉरेन कंपनी नहीं है, क्या वो भी फॉरेन सोर्स में आएगी? यस, वो भी फॉरेन सोर्स में ही आएगी। एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सर एमएनसी। ठीक है, यहां से चांसेस है एक अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट होने का, क्योंकि अब एग्जाम में एमटीपी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। मैं इसको साइलेंट कर देता हूं यार। ठीक है, एमएनसी क्या होता है सर? एमएनसी सिंपल सी बात, सबसे पहला कंडीशन एमएनसी सेटिस्फाइड का कि एमएनसी बाहर इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए। वो कंपनी क्या होनी चाहिए? बाहर। जैसे मल्टीनेशनल होते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, मेरा भाई एमएनसी में काम करता है, मेरे मामा जी एमएनसी में काम करते हैं। तो एमएनसी क्या होती है? उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बोलते हैं कि मेरा भाई, मेरा मामा, एमएनसी होता क्या? उसे पूछे भाई एमएनसी क्या होता है, तो चुप हो जाता है। मैं बोला बाहर वाली कंपनी सुन, बाहर वाली कंपनी नहीं, सुनो प्यार से, एमएनसी क्या होता है? बाहर इंकॉर्पोरेट हुई। सबसे पहली बार कहीं इंडिया में इंकॉर्पोरेट हुई तो वो एमएनसी नहीं होगी भाई। एमएनसी मतलब क्या होगी? जो बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है। तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। और उसका 2 या 2 से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे, मान लो बाई वे ऑफ ब्रांचेस या कैसे भी 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस पे उसका काम चल रहा है, या हो सके वो जिस जगह वो इंकॉर्पोरेट है वहीं पे काम चल रहा है, और मान लो इंडिया में काम चल रहा है, या मान लो जो जगह इंकॉर्पोरेट वहां चल रहा है, मान लो एक डेनमार्क में काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई एमएनसी। एमएनसी का फर्स्ट कंडीशन वो बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है, प्लस 2 या 2 से ज्यादा उसका क्या हो रहा है? बिजनेस चल रहा है, बाई वे ऑफ ब्रांच के थ्रू चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, तो एमएनसी होती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया and more than 1/2 of or half of nominal value of share holders held by other government of citizen of foreign country, foreign company or incorporate in foreign currency, trust society। सिंपल बात, कंपनी इंडिया वाली कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट ही इंडिया वाली, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर होती तो यहाँ पे आती। तो सिंपल बात है, कोई इंडिया की कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे टाटा, ठीक है, उसका 50% से ज्यादा नॉमिनल शेयर कैपिटल वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन होल्ड कर रही है, फॉरेन कंपनी होल्ड कर रही है, सोसाइटी ट्रस्ट होल्ड कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं फॉरेन सोर्स में आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, तो डेफिनेशंस को तोड़ दिया हुआ है, एक एक चीज याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या मैं बताता हूँ फिर से, एमएनसी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, एंड
ये ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर और नॉट, कोई भी ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर नॉट इन फॉरेन कंट्री, तो वो भी, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एंड ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 4 तो याद ही कर लेना, ये 5 भी देख लेना। तो याद नहीं करना, समझना है। तो सिंपल सी बात है, जहां फॉरेन कंट्री लिंक्ड हो रहा है ना कहीं तो समझ लेना फॉरेन सोर्स है, कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री लिंक्ड हो रहा है, फॉरेन सोर्स है वो। सर सेक्शन 3 प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या हो गया सर? साफ मना करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि कुछ आप कंडीशंस है वहां पे। प्रोहिबिशन मतलब क्या हो गया? एट इनिशियली बोला कि साफ मना कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब बोल दिया गया कि आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? डीडीटी, डिलीवरी, डीडीटी, ठीक है, डिलीवरी, डोनेशन, ट्रांसफर बाय फॉरेन सोर्स, ठीक है, इंक्लूड्स आर्टिकल मनी, सिक्योरिटीज। तो आपको सिंपल बात है, ये डीडीटी नहीं करना है। किन कौन लोगों नहीं करना है? जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का पैसा आता है बाहर से, कभी घुमा फिरा के आप कहीं और यूज कर सकते हो दंगे फसाद करने के लिए। तो आपको साफ मना कर दिया गया, फॉरेन कंट्री कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो कि नॉन कमर्शियल होता है। कमर्शियल वाले फेमा में आके एक्सेप्ट कर सकते हैं विद द लिमिट, सम लिमिट स्पेसिफाइड देयर, ओके। सर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, इलेक्शन वाले कैंडिडेट को साफ मना कर दे क्योंकि दंगे फसाद कर सकते हैं इलेक्शन वाले कैंडिडेट पैसे लेके। सर कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो लोग को मना कर दिया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सके बाहर वाले कंट्री आपको कुछ पैसा दे दे और आप अपने न्यूज में कुछ और छाप दो जिससे दंगे फसाद दो। या मान लो किसी कम्युनिटी के खिलाफ आप चले जाओ या किसी कास्ट के खिलाफ आप कुछ छाप दो, बाहर वाले बोल दिए कि आप ऐसे से छापना होगा, इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन मना कर दिया आपको एक्सेप्ट करने के लिए। सब पब्लिक सर्वेंट, जज, एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और एनी बॉडी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इन लोगों को मना कर दिया, पब्लिक सर्वेंट, जज वज को। ये हो सकता है कोई बाहर का केस और जज को पैसा देके शांत कर दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सबको मना कर दिया, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाले लोग से ही बिलोंग कर रहा है, या मान लो ऐसा कर रहा है जहां दंगे फसाद हो सकते हैं। कार्टूनिस्ट वाले लोग कुछ छाप के दंगे फसाद कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा है, इलेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही है। पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही है। ये देखो, ये यहाँ भी दंगे फसाद हो सकते हैं। हो सके ऑडियो वीडियो न्यूज मतलब एफएम वाले लोग को मना कर दिया। हो सके एफएम वाले लोग वो न्यूज छाप के नहीं, क्या पता बोल के कुछ दंगे फसाद करवा दे। सॉरी, ठीक है। एनी कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ कंपनी इन अबव न्यूज कंपनी, ठीक है, इस न्यूज कंपनी में कोई भी कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर होगा। तो देखो सिंपल बात होता है, न्यूज वालों मना कर दिया, इलेक्शन वाले मना कर दिया गया, पब्लिक सर्वेंट मना कर दिया, जो भी जज है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे आईएएस जो भी लोग हो उनको साफ मना कर दिया कि पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट। तो अब आगे हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4, ओके। चलो, अब सुनो, एक चीज मैं बताना भूल गया था। एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, भले वो एनआरआई हो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अबव और आल्सो नॉट डिटरमाइंड टू एनी पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी। सुनो बताता हूं, ये मान लो जर्मनी की कंपनी है, दैट इज नोन एज फॉरेन सोर्स, ठीक है, इसने भेजा आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपीस, क्या एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। एज अ कॉमर्शियल नहीं, नॉन कॉमर्शियल डोनेशन भेजा नहीं कर सकते। बट आम आदमी पार्टी ने बोला साहिल एक काम कर ले, 50 करोड़ तू एक्सेप्ट कर ले, क्या मैं कर सकता हूं? आम आदमी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने एक्सेप्ट किया है, नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने बोला एक काम कर रोहन, तू एक्सेप्ट कर ले। रोहन ने एक्सेप्ट किया, बोला रोहन तू मेरे को दे दे, मैं आम आदमी पार्टी का। भाई यार देखो, कहीं बिल लिंकेज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी या मान लो ऊपर वाले सेक्शन 3 वाले उसके बिहाफ में भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो उनको प्रोहिबिशन दे दिया गया, तो उसके लिए एक्सेप्ट मत करना। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे या कोई भी लिंक से ऊपर वाले पार्टी के लिए फॉरेन सोर्स से पैसा लेता है तो वो प्रोहिबिटेड है। सिंपल लफ्जों में यही लिखा गया है। सर सेक्शन 4 बोलता है सेक्शन 3 को हम मारेंगे टाटा बाय बाय। मतलब सेक्शन 4 बोलता है अगर तुमने ऐसा काम किया होगा ना तो तुम सेक्शन 3 वाले भी हो ना, चलो तुमको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सैलरी, अब भाई अब तुम बाहर काम करके आए हो और उस काम का पैसा मिलेगा। अब भाई तुम, ठीक है, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुमने काम किया है, तुमने कंसिडरेशन दिया है, उसने भी कंसिडरेशन में सैलरी देगा कि नहीं देगा? तो ऑब्वियस बात है देगा। अब तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो तुम पैसा नहीं लोगे क्या? लोगे। तो लोगे तो फॉरेन कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं करोगे? करोगे। तो फिर तो वही बोला कि अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स, तो ये अलाउ है, ठीक है।
एनी पेमेंट इन रिलेशन टू बिजनेस ट्रांजेक्शन इंडिया इन ऑर्डिनरी कोर्स। अब मान लो बिजनेस का तुमने सेल परचेस किया तो ये भी अलाउ है, ठीक है। पेमेंट और एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स है, ठीक है, ये भी अलाउ है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 4 बोलता है कि देखो तुमने काम का, तुमने ना कंसिडरेशन देके कोई काम किया है ना, तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया। तुम बाहर जाके काम कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा ही मिलेगा। तुमने कुछ सेल परचेस किया, तुम्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा सेल करने का। तुमने एज ए एजेंट कोई काम किया, तुम्हें कमीशन मिलेगा ही मिलेगा एज एजेंट, ठीक है। देखो गिफ्ट मिला प्रेजेंट मेड टू मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन एज पर सीजी रूल्स, तो ये भी अलाउ है, ठीक है। अब देखो गिफ्ट भी अलाउ है, ठीक है, एज ए डेलीगेशन ऑफ सीजी रूल। देख लेना अभी, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन करेंसी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपया, ठीक है। मान लो मुझे मिला 2,50,000 रुपीज फ्रॉम रिलेटिव। मेरे चाचा जी रहते हैं अमेरिका में, इनका नाम है राजू, ठीक है। राजू गया अमेरिका, सॉरी मेरे चाचा जी गए अमेरिका, उन्होंने मेरे को दिया 2.5 लाख रुपया, ठीक है। क्या दिया उन्होंने मेरे को? 2.5 लाख रुपया। चाचा जी मेरे क्या लगे सर? रिलेटिव, परफेक्ट। अब भैया चाचा जी मेरे लगे रिलेटिव, उन्होंने मेरे को दिया 2.5 लाख रुपया, रिलेटिव से आया मेरे पास पैसा, तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी मेरे पास आया, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपया आया, ठीक है। इन एक्सेस 1 लाख नहीं, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख 1 रुपया है मान लो, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो 2.5 लाख आया इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है। किससे मिला? रिलेटिव से मिला। तो क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल नहीं। रिलेटिव से मिला हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं। तो क्या कुछ नहीं करना है? देखो 1 लाख मिले तो भैया शांत बैठ जाओ, 1 लाख से ऊपर मिले, देखो 1 लाख मिले तो रिलेटिव से मिले पैसा तो 1 लाख शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। 1 लाख से ऊपर मिले तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ? तब भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या कुछ नहीं करना? तो कुछ करना पड़ेगा। 1 लाख से कम मिला, ठीक है, या 1 लाख मिला तो शांति से बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। 1 लाख से ऊपर गया तो बस बोला फॉर्मेलिटी के बोला गया। तुम्हें FC1 में ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ चुका था, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, जो भी तुमको मिला ना पैसा, जब मिला 30 दिन के अंदर FC1 में डिस्क्लोज कर दो पैसा कहां से आया। एज ए कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग पर्पस के लिए सेक्शन लाया गया था। तो रिलेटिव से तुम्हें 1 लाख से ऊपर, देखो 1 लाख तक मिले तो देखो रिलेटिव से पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट इतना बोल दिया कि इन एक्सेस ऑफ 1 लाख जा रहा है ना, तो बस एक डिस्क्लोजर दे दो FC1 में कि हाँ 30 दिन के अंदर बता दो कि हाँ हमें से ना यहां से पैसा मिला है एज ए मॉनिटरिंग पर्पस बस करने के लिए, ठीक है। चलो सेक्शन 5 को थोड़ा लेट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आराम से देखेंगे। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, हमने फॉरेन हॉस्पिटलिटी देखा जहां पे विदाउट कंसिडरेशन हमें क्या मिला? लॉजिंग, रहने का खर्चा, रहने का, घूमने का, सब कुछ क्या मिला? हमें फ्री में मिला, जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं लगा, सब कुछ किया था, फ्री था। तो वही बोला रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो यहां पे क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन, वर्ड क्या है? रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शंस कोई कंडीशंस पे फॉलो करता है, प्रोविजन साफ मना करता है। तो सर क्या कंडीशन है यहां पे? तो बोला एज पर दिस सेक्शन फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज होम मिनिस्टर, बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी। मतलब बोला गया कि इन लोगों को बोला गया कि आप कभी भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी लोगे तो प्रायर अप्रूवल लेके जाना। सब प्रायर अप्रूवल, लेने के बाद नहीं, लेने से पहले। मतलब इनको मान लो कि जज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ लीडरशिप पार्लियामेंट, ऑफिसर, पर्सन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब बस ऊपर वाले न्यूज वाले को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो न्यूज वाले और ये सब ऊपर थे, बस ऊपर न्यूज वाला हट गया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी न्यूज व्यूज घुमा फिरा के ये लोग हट गए, उनके अलावा सब कुछ यहीं पे देखा जाए तो है। अब बोला गया कि मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जाने वाला जर्मनी, जर्मनी के लोग इसको क्या करने वाले हैं? टिकट काट के सब कुछ फ्री देने वाले हैं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटलिटी मिलने वाला है, कैजुअल वन नहीं है, क्योंकि कैजुअल वन में कंसिडरेशन देना पड़ता, मतलब ये पैसा देता तब उसको मिलता हॉस्पिटलिटी। बट इन अदर देन कैजुअल वन है, जहां पे इसको कोई पैसा नहीं देना और उसको मिलने वाला हॉस्पिटलिटी, इसको पता है। तो ये क्या जाएगा? ये जाएगा कहां? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दैट इज होम मिनिस्टर पास जाएंगे, ठीक है। होम मिनिस्टर पास जाएंगे और बोलेंगे भैया, होम मिनिस्टर बोलेंगे देखो भैया हमें ये क्या होने वाला है, प्रायर अप्रूवल लेने हम आए हैं, हमें ये हॉस्पिटलिटी मिलने वाली है। तो होम मिनिस्टर क्या देगा? उसको अप्रूवल देगा, ठीक है। अब सुनो, देखो जो भी हॉस्पिटलिटी लेना है, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल लेना वो होम मिनिस्टर देगा, होम मिनिस्टर साहब देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देंगे। बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेना ही पड़ेगा, जाके प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम ले सकते नहीं सकते वही पूछना पड़ेगा। हाउएवर इमरजेंसी मेडिकल केस में, मतलब सर, मतलब मान लो ये जज था, सॉरी जज थे, ठीक है, ये गए मान लो स्कॉटलैंड,
बहुत अच्छा घूमे उन्होंने, फॉरेन हॉस्पिटलिटी डाला था, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, और बस डाला इन्होंने, 3 लाख का मिलना था, इन्होंने सब बता दिया, फॉरेन हॉस्पिटलिटी में डिस्क्लोज कर दिया, होम अफेयर्स में सब कुछ हुआ। अब यहां पहुंचते हैं ना, इनकी बीपी हो गई हाई और इनको करना पड़ा हॉस्पिटलाइज, और इनको मिला मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, जो कि हॉस्पिटलिटी हुआ। अब ये मान लो इनको कहीं ना कहीं मेडिकल से हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी मिला, मेडिकल वे में मिला। अब ये बोलेंगे नहीं नहीं, अभी मुझे मेडिकल हॉस्पिटलिटी मत दो, अभी मेरे को पहले होम अफेयर से परमिशन लेना पड़ता है कोई भी हॉस्पिटलिटी लेने पहले। वो बोलेगा भाई पहले बच तो जा, तभी तो होम अफेयर पास जाएगा। डॉक्टर बोलेगा, बोला ठीक है जल्दी से मुझे मेडिकल असिस्टेंट दो। तो क्या इस केस में भी पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा? सोचो लॉजिक लगा के। नहीं, तो यहां बोला गया कि अगर सडन इलनेस से है ना हो जाती है ना, देन प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। यहां पे 2 बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। अगर ले लिया, अगर उसने असिस्टेंस ले लिया तो देन 1 महीने के अंदर इंटीमेट कर दो सीजी को। बस मान लो 1 अप्रैल को उसने क्या किया, हार्ट पंप हुआ उसका, सब कुछ बीपी बढ़ा, उसने 2 अप्रैल को असिस्टेंस लिया, तो 2 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का टाइम है, 1 महीने के अंदर क्या करो, इंटीमेट कर दो सीजी को कि हाँ हमने ना यहाँ यहाँ हॉस्पिटलिटी लिया, पहले जो दिया तो ठीक था, बट एक सडन इलनेस से हमने हॉस्पिटलिटी लिया मेडिकल का, तो हम आपको सीजी बता रहे हैं और हमें सोर्स बता रहे हैं कहाँ से क्या मिला, और कंट्री हमें स्कॉटलैंड में ऐसे से मिला। तो सडन इलनेस केस में ना प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज तुम कोई मेडिकल भी लेने जा रहे हो ना, सडन नहीं है, मेडिकल लेने जा रहे हो सडन नहीं, तो पहले बता के जाना। बट वहां पे कुछ सडन इलनेस की वजह से कुछ मेडिकल लेना पड़ा इमरजेंसी केस में, तब भैया तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना टाइम मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो नाउ वी मूव फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 7, यहां पे आया था अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या अमेंडमेंट था पहले ये बता देता हूँ। सर देखो, पहले जो था ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, जब बाहर से पैसा हमें मिला था ना, तो मान लो जैसे जर्मनी से पैसा आया, जर्मनी से पैसा आया मेरे पास, और मैं ये पैसा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता इफ वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। पहले रूल था कि हाँ 10% 20% का कोई लिमिट था, बट अब इसको हटा दिया गया, साफ ओमिशन हो चुका है। मतलब अब सिंपल बताऊं तो प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, नो पर्सन who is registered and granted a certificate or has obtained prior permission under this act, जिसने भी ये प्रायर परमिशन लिया होगा, या मान लो जैसे अलग 2 टाइप के परमिशन हो सकते हैं, तो सर्टिफिकेट ले लो या तो प्रायर परमिशन ले लो। तो जो भी पर्सन ने सर्टिफिकेट लिया होगा या प्रायर परमिशन लिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और चाहे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, शैल ट्रांसफर, सर नो आगे लिखा होता है इसलिए याद रखना, नो पर्सन शैल ट्रांसफर सच फॉरेन करेंसी या कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। मतलब अगर पहले क्या था ना, मिस्टर आर रजिस्टर्ड थे और ये पी को ट्रांसफर करना था, पी रजिस्टर्ड थे, तो कहीं ना कहीं कर सकते थे, पहले था, ठीक है। बट अब ये अमेंडमेंट आया इसमें, मतलब अब तुम्हारे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया ना, तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8, सर रिस्ट्रिक्शंस टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसमें जुलाई 21 से भी क्वेश्चन आ चुका और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता क्या है, सुनो, फॉरेन करेंसी रिसीव एज पर दिस एक्ट शैल बी यूटिलाइज्ड एज फॉलोस। प्राइम कलर चेंज कर लेता हूं, मैच कर रहा है। प्राइमरीली यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रिसीव। अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को बनाना है एक स्कूल, तो मैं उसी पर्पस के लिए उसको यूज करूंगा एज आई मैंडेट व्हेन आई रिसीव दैट फॉरेन करेंसी। जब मैंने बोला था कि हाँ मैं स्कूल बनाऊंगा, तो हमारा पर्पस वही होना चाहिए स्कूल बनाने के लिए, तो उस पर्पस से भटकना नहीं है। पहला पर्पस तो पर्पस को फुल करना है कि फुलफिल करना है कि हाँ जिस पर्पस के लिए बोला उसी पर्पस के लिए यूज करना है फॉरेन करेंसी को, एंड नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, जहां पे करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का चांसेस है, जहां पे करेंसी बढ़ भी सकता है, करेंसी घट भी सकता है। सर ये कौन सा मार्केट होता है, ये होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जहां पे हाई रिस्क है, हाई चांस रिवॉर्ड लेने के भी है, हाई चांस पैसे जाने के भी है। तो फॉरेन करेंसी जो भी तुम्हें मिलेगा ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसे तुम्हें नहीं यूज करना कहां, स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है। और सेम पर्पस यूज करना जिस पर्पस के तुम्हें बोला था। Not defray some more than 20% of total contribution in financial year to meet administrative expenses। सब 20% से ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइडेड में डिफरे 20% ज्यादा आफ्टर प्रायर ऑफ सीजी, अगर आपको करना है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। 20% से ज्यादा नहीं कर सकते, करना है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब 20% तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जाओगे तो अप्रूवल ले लो, प्रायर अप्रूवल सीजी ले लो। सो व्हाट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या क्या आएगा? सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन और ट्रैवल एक्सपेंसेस। नॉर्मली बताओ, ऑफिस वाले जो दिन में खर्चे होते हैं ना, ऑफिस वाले डे टू डे एक्सपेंसेस, वही वाले। ऑफिस में सैलरी दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेजेस दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑफ एक्टिविटी, वही उन लोग को दे रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल यूटिलिटीज, अकाउंटिंग कॉस्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, रिपोर्टिंग, फाइलिंग कॉस्ट, आरओसी फाइलिंग कॉस्ट, जो भी फाइलिंग कॉस्ट, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, ऑडिट करवा लिया, रेंट एंड रिपेयर। ठीक है, ये सारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आपको मान लो 50 करोड़ रुपीज मिला, तो 50 करोड़ का 20% क्या हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे यूज कर सकते हो, एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। से 11 करोड़ करना है तो 20% से एक्सीड कर गया तो प्रायर अप्रूवल सीजी लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्मली समझ लो ये ऑफिस वाले खर्चे सारे। व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? सुनो, मैंने क्या बोला? सैलरी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट होगा। रेम्यूनरेशन क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट होगा। अब एक बात बताओ, मेरे को जर्मनी से पैसा आया 100 करोड़ रुपीज, और मेरे को बनवाना है हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल। एक बताओ, 100 करोड़ रुपीज मेरे पास आया, मेरे को बनवाना है हॉस्पिटल, स्कूल बनवाना है मेरे को, तो ये मैं 100 करोड़ रुपीज यहां पे मैं इनकी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी होगी, स्कूल में टीचर की सैलरी होगी, ठीक है, ठीक है, टीचर की सैलरी, डॉक्टर सैलरी। तो क्या ये वाली सैलरी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में काउंट होगी? नहीं, ये वाली सैलरी नहीं होगी। सुनो दिखाता हूं अभी, और अभी अभी दोनों पार्ट पे आएंगे। सैलरीज एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल इंगेज इन ट्रेनिंग, collection analysis of field data of an association primarily engaged in research and training, expenses incurred directly in furtherance of state objective welfare of association such as salaries to doctor, hospital, salaries to teacher। ये सारे है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको पैसा मिला 11 करोड़ रुपीस, जैसे जस्ट एग्जांपल में है ना, इनको पैसा मिला 11 करोड़ रुपीस। अब ये क्या थे? फर्दरेंस ऑफ स्टेट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? स्कूल बनाना। अब टीचर को दिया 11 करोड़ रुपीस, टीचर को सैलरी मिला, तो क्या ये 10% 20% ऊपर है? यस। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट है? नहीं, टीचर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता इफ आपका स्टेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में अगर स्कूल होगा तो टीचर को सैलरी मिलेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। हॉस्पिटल है, आपको सैलरी मिला डॉक्टर को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। या मान लो जो भी आपको सैलरी मिल रहा है ना ट्रेनिंग देने के लिए, वैसे आपके स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स को सैलरी दिया जा रहा है, या मान लो कलेक्शन ऑफ फील्ड डाटा, डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग में है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, ये सारे सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होंगे। मतलब इनको जितना मिलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये अपना स्टेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहिए। अगर स्कूल है तो टीचर को सैलरी ठीक है, हॉस्पिटल है डॉक्टर सैलरी ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 सुनो, If CG is an opinion and CG को लगता है acceptance and utilization foreign currency and foreign hospitality that affect prejudicially, मतलब यहाँ पे CG चाहे तो अपने पावर से बहुत कुछ कर सकती है। क्या? अगर आपका एक्सेप्टेंस, आपने फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट किया या मान लो हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट किया जो प्रीजुडिशियली क्या है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के हित के खिलाफ जा रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, मतलब आपको पैसा मिल रहा है ड्रग्स बनाने के लिए, बहुत खराब है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा है। मतलब क्या? मतलब आपको पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप कहीं पे विस्फोटक पदार्थ बना सको, ठीक है, एक्सप्लोसिव सामान बना सको, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, आपको बाहर से फॉरेन से पैसा आ रहा है ये सब करने के लिए, तो इंडिया के सोवरेनिटी खिलाफ जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ जा रहा है, हार्म द फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। आपको पैसा इसलिए मिल रहा है कि आप नेपाल में बम गिरा दो, तो ये कहीं ना कहीं किसी फॉरेन स्टेट की आपके क्या हुआ, फ्रेंडली रिलेशन खराब करने के लिए पैसा मिल रहा है। या मान लो आपको पैसा ही दिया जा रहा है कि उस फॉरेन स्टेट में ये कर दो, उस फॉरेन स्टेट में ये कर दो, तो कहीं ना कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे। या मान लो किसी रिलीजियस कास्ट कम्युनिटीज को गलत पहुंचाने के किया जा रहा है, ठीक है, इंटरनेट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए किसी एक कास्ट को आपको गलत पहुंचाने के लिए आपको पब्लिक से जर्मनी से पैसा मिला है कि आप है ना इंडिया में आके ना ऐसे दंगे करवा दो, तो सीजी को लगता है, सीजी मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपका एक्सेप्टेंस फॉरेन करेंसी मिलना और फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिलना कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसके लिए? इंडिया के लिए गलत हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में गलत हो रहा है,
फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहा है किसी फॉरेन स्टेट से, या मान लो किसी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन में खराब हो रहा है, तो सीजी प्रोहिबिट कर सकती है, साफ मना। प्रोहिबिट मतलब क्या, स्टार्टिंग से साफ मना। सच क्लास ऑफ पर्सन अदर देन 3 and 6, 3 and 6 में तो मिलता ही नहीं है, उसके अलावा भी सीजी चाहे तो एडिशनली मना कर सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या सीजी एडिशनली मना कर सकती है? यस, इफ एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी अफेक्ट कर रहा है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, हार्म द फ्रेंडली नेचर, रिलीजियस, कास्ट कम्युनिटी, तो साफ मना कर सकती है सीजी। अब देखो सेक्शन नंबर 2 है, दैट इज ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब देखो हर पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले या तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कब मिल सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, जो भी हम सर्टिफिकेट लेने जाएंगे? सच पर्सन इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सर जैसे शक्तिमान, पावर रेंजर्स, सुपरमैन, अगर ऐसे लोग बोले कि मैं जा रहा हूँ फॉरेन करेंसी रिसीव करने, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। या मान लो ऐसा पर्सन है ही नहीं, मान लो मिस्टर, मैंने बोल दिया ख्याली, ऐसा आदमी कोई है ही नहीं, तो फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन कम से नेचुरल पर्सन एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड हैज नॉट प्रोसिक्यूटेड, मतलब सर कभी जेल वेल नहीं गया हो, ठीक है, कभी जेल की हवा नहीं खाया हो उसने, प्रोसिक्यूटेड ना हो, कोई भी कांड ना किया हो। एंड हैज नॉट मिसयूटिलाइज द फंड्स, पैसा लेके सेक्शन वाली, वो वाली सेक्शन 9 वाली, एक सेकेंड सर, आई मिस दैट पॉइंट। ओके, पहले सेक्शन 10 पे आता है, ठीक है, पहले सेक्शन 10 पे आता है, वो मस्त। Where CG section, where CG's opinion that any person receive foreign contribution या foreign currency security which is, क्योंकि पता है हमें ना foreign contribution में security भी आता है, currency भी आता है, और हमारा article भी आता है, which has been contravention of any provision of this act, then by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring। अगर पैसा आ गया तो ट्रांसफर करने के लिए प्रोहिबिट कर देगा, नहीं आया तो पे करने से मना कर देगा, डिलीवर करने से मना कर देगा, और नॉट यूटिलाइज सच फॉरेन करेंसी फॉर एनी अदर पर्पस। अगर आ भी गया तो ट्रांसफर करने से मना कर देगा और यूटिलाइज करने से मना कर देगा। कौन? सीजी। कब? जब हमने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब अगर बोला जाए हमें रजिस्ट्रेशन लेना था, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, हमने प्रायर परमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो हमने कोई फॉर्म इंटीमेट नहीं किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव 20% से ऊपर यूज कर दिया, सीजी अप्रूवल नहीं लिया, तो कोई भी एक्ट का उल्लंघन किया हमने, तो भैया सीजी रोक लगा सकता है हम पे पेइंग, डिलीवरिंग, ट्रांसफरिंग, यूटिलाइजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन नंबर 11 दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सीजी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन की बातें करेंगे। पर्सन क्या बात कर रहा है? पर्सन, ठीक है, हैविंग ए कल्चरल, ये अगर ये कल्चरल प्रोग्राम करवाता है, एजुकेशन प्रोग्राम करवाता है, रिलीजियस प्रोग्राम करवाता है, जागरण करवाते हैं, ठीक है, shall not accept foreign contribution unless a certificate has been obtained। मतलब इसको अगर मान लो जर्मनी से पैसा मिलता है या मान लो हांगकांग से पैसा मिलता है 10 लाख रुपया, किस लिए? फॉर रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस प्रोग्राम के लिए, तो तब तक ये नहीं कर सकता है जब तक इससे क्या पास क्या नहीं हो, सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड है तो वो 5 साल के लिए वैलिड है। तो अगर फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहे हो तो भैया सर्टिफिकेट रिसीव कर लेना, अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो 5 साल के लिए तुम वैलिड हो, फिर आराम से कर सकते हो। 5 साल, कोई भी सर्टिफिकेट हमेशा 5 साल के लिए वैलिड होगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है अगर कल्चरल प्रोग्राम वाले रजिस्टर्ड नहीं हुए, मतलब अगर तुम कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हो, अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हुए तो हो सकते हो फॉरेन करेंसी ले सकते हो प्रायर अप्रूवल लेके। ठीक है, 2 टाइप का अप्रूवल, देखो 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो प्रायर अप्रूवल ले लो या तो रजिस्ट्रेशन ले लो। तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी किसके लिए? कल्चर, एजुकेशन, रिलीजियस प्रोग्राम के लिए। बट कोई बात नहीं, तुम अगर कल्चरल प्रोग्राम में हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तुम प्रायर अप्रूवल लेके अपना काम खत्म कर सकते हो। एंड उसी पर्पस के लिए यूज करना जिस पर्पस के लिए तुमने बताया था। ठीक है, फॉर दैट यूज फॉर सच स्पेसिफिक पर्पस दे यूज फॉर द सेम दैट दे अप्लाई टू बी यूज। ठीक है, जैसा अप्लाई किया था वैसा पर्पस के लिए यूज करना। एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म FC3 है फॉर किस लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, विथ एफिडेविट प्लस परफॉर्मा 88 इनवॉइस। ठीक है, परफॉर्मा 88 इनवॉइस देना पड़ेगा। FC3A, देखो FC3A प्लस परफॉर्मा 88 इनवॉइस, ये MCQ बन सकता है। परफॉर्मा 88 इनवॉइस
रजिस्ट्रेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन ले रहा है, पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू ओपन एन एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन हांगकांग से ले रहे हो, ठीक है, और ये पैसा कहाँ, पॉकेट में लेके तो नहीं घूमोगे, ये कहीं ना कहीं बैंक में आएगा। तो आपने आईसीआईसीआई बैंक में एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट खुलवा लिया, और याद रखना सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट खुलेगा फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट बोलेंगे, FCRA अकाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से इसको यूज करना है ना, तो इससे ट्रांसफर करने की कोई दिक्कत नहीं, यहां से ट्रांसफर कर तो आप 1000 बैंक में कर लो, वहां से यूज कर लो, बट रिसीव करके पैसा कहां जाएगा, सिर्फ एक ही बैंक में जाएगा जो एक्सक्लूसिव फॉरेन अकाउंट बैंक होगा, ठीक है। द पर्सन मे ओपन वन और मोर अकाउंट इन वन और मोर बैंक्स। देखो एक बैंक में ज्यादा अकाउंट खुलवा लो चलेगा, या 100 बैंक में 100 अकाउंट खुलवा लो चलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग। देखो मैंने क्या बोला, रिसीविंग के लिए एक ही अकाउंट खुलेगा, दैट इज नोन एज FCRA अकाउंट, बट यूटिलाइजेशन के लिए तुम्हारा क्या होगा, बहुत सारे अकाउंट खुल सकता है, वन और मोर बैंक में खुल सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर इट हैज रिसीव्ड इंटीमेट इन फॉर्म 6CD, जैसा पैसा तुम्हारा रिसीव हो गया आईसीआईसीआई बैंक में, भैया इंटीमेट कर दो फॉर्म 6CD में, फर्निश टू होम अफेयर्स दैट इज न्यू दिल्ली। बहुत जगह न्यू दिल्ली चला, तो कहीं ना कहीं हमने बताया तो न्यू दिल्ली में रहता है सारा गेम। विद इन 50 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर अपने ओपनिंग ऑफ अकाउंट से फॉर्म 6D में न्यू दिल्ली को इंटीमेट करवा दो, ठीक है। रिसीविंग के लिए एक ही अकाउंट, यूटिलाइजेशन के लिए डिफरेंट अकाउंट। प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो सीक प्रायर परमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्यों बोला गया, क्योंकि यहां बात किया था पर्सन का, तो पर्सन के लिए तो अब सिंपल एक पर्सन हुआ, बट यहां पे फिर बोला कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, क्या उसको भी लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन? यस, उसको लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन रजिस्ट्रेशन इफ डूइंग चैरिटेबल पर्पस। कोई चैरिटेबल पर्पस कर रही है, रिलीजियस पर्पस कर रही है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन लेगी, माना गया है, ठीक है। अगर किसी कंपनी की C&AG ऑडिट कर रही है, मतलब सिंपल बताऊं, गवर्नमेंट बॉडी की कोई ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, C&AG ऑडिट कर रही है, तो वहां पे वो बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी लोगे तो चलेगा, तो ठीक है। तो देन सच ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड फॉर गेटिंग परमिशन और रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका C&AG बॉडी ने, गवर्नमेंट बॉडी ने उसका ऑडिट कर दिया, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पता चल ही चुका है। चलो, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा? सच पर्सन इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, मतलब अगर कोई सर्टिफिकेट लेने जा रहा है वो फिक्टिशियस पर्सन ना हो, जस्ट लाइक वो शक्तिमान नहीं हो, सुपरमैन नहीं हो, वो सिंपल सा मिस्टर राज करके कोई आदमी हो, उसको मिल सकता है। कोई मिस्टर ख्याली करके ना हो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो पर्सन एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड हैज नॉट प्रोसिक्यूटेड एंड इज नॉट मिसयूटिलाइज द फंड, वो कभी जेल वेल नहीं गया हो और वो कभी फंड का मिस यूटिलाइज नहीं करे। कौन सा मिस यूटिलाइज? सेक्शन नंबर 9 मैंने पढ़ा था, जो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, हार्म द फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन इंटरेस्ट, हार्मोनाइजिंग इन रिलीजन एंड कास्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक है। And also not use foreign contribution to achieve personal desirable purpose if any director person receive then not any prosecution pending on him, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज रिसीव कर रहा है तो कोई डिजायरेबल पर्पस के लिए वो यूज नहीं करे। अगर मान लो, पहले तो बोलते हैं डिजायरेबल पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करना है, पर्सनल पर्पस यूज नहीं करना है, कॉमा है, ठीक है। अब सेकंड बोला, ये सेकंड है, इफ एनी डायरेक्टर पर्सन रिसीव, अगर कोई डायरेक्टर पर्सन रिसीव कर रहा है वो डिजायरेबल पर्पस नहीं है, बट याद रखना रिसीव करने से पहले उस पर कोई प्रोसिक्यूशन ना चले, ठीक है। देन नॉट एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग ऑन हिम, मतलब उस पर मान लो कोई 40 करोड़ का कोई कांड ना हो, उस पर मान लो मर्डर का कोई केस ना हो, अदरवाइज वो रिसीव कर सकता है, बट डिजायरेबल पर्पस के लिए अपना पर्सनल गेन के लिए अचीव ना करे, ठीक है। ये देखो MCQ बन सकता है यहां से। एवरी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिक्वायर्ड टू ओपन ए FCRA अकाउंट, जो मैंने बोला कि सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है, एक ही अकाउंट खुलता है, ठीक है। ठीक है, एक ही अकाउंट खुलता है, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है। इन इज एंड इन सेक्शन 17 मेंशन डिटेल ऑफ सच अकाउंट इन एप्लीकेशन, आपने बताया ICICI बैंक में आपने सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया। सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 5 इयर्स, अगर रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया तो 5 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। प्लस CG में नॉट कम्युनिकेट द रीजंस बिहाइंड नो एप्लीकेशन अंडर IT एक्ट। हाँ, ये मैं बताता हूँ, थोड़ा हल्का सा लिखना मिस हो गया। आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन डाला FCRA 3A में CG को, परफेक्ट, CG को एप्लीकेशन डाला आपने। अब CG को आपने एप्लीकेशन डाला, अब मान लो CG ने क्या किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। CG ने एप्लीकेशन क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
क्या सीजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा वो रीजन कि क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, सीजी मे नॉट, चाहे तो नहीं कर सकता, कर भी सकता है, कम्युनिकेट द रीजन फॉर व्हाट रिजेक्टिंग, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन अंडर आरटीआई। आरटीआई बोलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सीजी आपको अगर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हो, आपके हाथ पे डिपेंड करता है, तो आपको इंटीमेट करना हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीजी में चाहे तो ऑल्सो इंटीमेट टू फर्निश आधार नंबर, आपसे आपका आधार नंबर ही मांग सकता है रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट, रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ओके। अब सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन? कैंसिलेशन इज फॉर वन टाइम प्रोसेस की एक बार कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, सस्पेंशन होता है टेम्पररी पीरियड के लिए, जैसे जीएसटी भी आपका सस्पेंड होता है और जीएसटी भी आपका कैंसिल होता है, तो सस्पेंड मतलब कैंसिल नहीं हो गया, अभी कैंसिल वाले पीरियड में जा रहा है, तो सस्पेंशन में अपनी जीएसटी को बचा लो, या सेम एज लाइक वही है सस्पेंशन और कैंसिलेशन का डिफरेंस, ओके। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, सस्पेंशन कब होता है? जब कभी क्या कहते हैं, शक होता है कि हाँ ये कुछ गलत चल रहा है इसके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेम सस्पेंशन ये होता है अभी कैंसिल नहीं किया है, जस्ट लाइक सस्पेंड किया है, टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंशन होता है, टेम्पररी पीरियड, किसके लिए? टेम्पररी पीरियड। अभी बस शक हुआ कि हाँ यहाँ पे आपका कैंसिल हो सकता है आगे जाके इन फ्यूचर, सस्पेंशन में अपना काम ठीक कर लो जो भी गलत आपने किया है, नहीं ठीक किया तो सस्पेंशन टर्न्स कन्वर्ट इनटू कैंसिलेशन। CG is satisfied that a pending consideration of the question of cancelling the certificate of any ground, so it is suspend the certificate for a period of 180 days plus further 180 days, 180 दिन प्लस 180 दिन के लिए सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन सस्पेंड शैल नॉट रिसीव फॉरेन, अगर आपका फॉरेन क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हुआ, सस्पेंड हो गया, शैल नॉट रिसीव फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग द पीरियड, बट जिस दिन आपका मान लो 1/4/2020 को सस्पेंड हुआ है तो यहां से आगे आपको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। जिस पीरियड तक सस्पेंशन है, देखो 180 दिन प्लस 180 दिन तक सस्पेंड हो सकता है, मतलब बोला जाए 360 दिन तक। अगर सीजी ने कोई भी क्वेश्चन किया भैया कैंसिलिंग सर्टिफिकेट, उसने बोला कि आपने सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ काम किया है और आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो 180 दिन प्लस 180 दिन सस्पेंड हो सकता है, अभी सीजी को शक हुआ था। Extent of amount that can be utilized in case of suspension of certificate, ठीक है। Extent of amount that can be utilized in case of suspension of certificate, मतलब अगर मान लो 1/4/18 को सस्पेंड हुआ, ठीक है, यहां पे आपके पास 100 लाख रुपया आ चुका था, मतलब बोला जाए 1 करोड़ रुपया आपके पास आ चुका था, तो कितना अमाउंट यूज कर सकते हो सस्पेंड के बाद, क्योंकि यहाँ पे साफ लिख दिया कि सीजी के अप्रूवल के पहले आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सस्पेंशन सर्टिफिकेट में सीजी का अप्रूवल ले लोगे तो चलेगा, ठीक है, अदरवाइज आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सस्पेंशन आप रिसीव नहीं कर सकते फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट बोला कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। इफ रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंड देन ओनली अप टू 25% ऑफ अनयूटिलाइज अमाउंट मे बी स्पेंड, मतलब 25%, मान लो 100 लाख का 25% हो गया आपको 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए यूज करने के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 25% तक यूज कर सकते हो, लेकिन 25% यूज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसी टाइम लेना पड़ेगा जब तब, ठीक है। और यूज फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर विच, हाँ लेकिन याद रखना सेम ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए जैसा आपने अप्लाई किया था। तो देखो अगर आपका सस्पेंड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यूटिलाइज कर सकते हो, अप टू 25% कर सकते हो, बस सीजी का अप्रूवल ले लो 25% यूज करने के लिए। कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, देखो हर जगह कभी ना कहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम सर्टिफिकेट का भी प्रोविजन होते हैं और दोनों प्रोविजन होते हैं, कैंसिलेशन के भी और रजिस्ट्रेशन के भी। तो कैंसिल कब होगा हमारा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय वे ऑफ फर्निश द इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल की, मतलब हो सके आप क्या हो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट होंगे, आपके पास कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा, प्रोसीडिंग्स चल रहा होगा, आपने बताया हम बहुत साफ सुथरे, हमने कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रहा, बाद में पता चला आपकी प्रोसीडिंग चल रही थी और अच्छी खासी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपने क्या हुआ, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, तो आपका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, कैंसल, ठीक है। सेकंड क्या है, सर्टिफिकेट होल्डर वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन,
ठीक है, ये हटा दो, ये पहले का एग्जांपल था जो मैंने बोला नहीं था 30% तक आप भेज सकते थे पहले, अब वो हट चुका है कि कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो मैं बोलूँ 30% जस्ट ऊपर वाला कि 25% तक अनयूटिलाइज फॉरेन करेंसी यूज कर सकते हो, बस सीजी का अप्रूवल लो, बट आपने यूटिलाइज कर दिया बस सीजी का अप्रूवल नहीं है, तो मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन कर दिया। प्रोविजन का किया ही किया, टर्म्स एंड कंडीशंस जो कंडीशन लगी रखी थी उसका ही वायलेशन कर दिया, तो वायलेशन कर दिया तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो दो वे में सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। पहला मैंने बताया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन फाइल किया, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, आपने कोई भी उस एक्ट के टर्म्स कंडीशन का वायलेशन किया, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। थर्ड, सीजी को खुद लगता है कि कोई प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट में हो, आपको पैसा लिया ड्रग्स बेचने के लिए, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। और सर्टिफिकेट होल्डर नॉट एंगेज इन रीजनल एक्टिविटी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मान लो आपने 2018 में सर्टिफिकेट लिया, 2019 तक काम बहुत अच्छा चला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, बट 1/4/2019 से 1/4/2020 हो गया, फिर 2021 हो गया। इस टाइम पीरियड में 2 साल कंसेक्यूटिव, 2 साल लगातार, 2 साल, मतलब अगर इस टाइम यहां पे कोई काम आ गया फिर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर यहां से 2 साल देखेंगे, बट यहां पे कोई काम नहीं है, मतलब लगातार 2 साल तक कोई भी काम नहीं हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक खाली बैठे, तो भैया यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट कैंसिल। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए, ठीक है। एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं होंगे 3 साल तक, तो 3 साल का आपके लिए कूलिंग पीरियड लग जाएगा, इसलिए सर्टिफिकेट कैंसिल होने से बचा लेना। फिर अदरवाइज तुम्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो वंस द सर्टिफिकेट इज कैंसिल्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन या प्रायर अप्रूवल फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन आपका कैंसिलेशन डेट आया ना वहां से 3 साल, ठीक है। चलो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मैनेज कौन करेगा इसके बारे में हमें ये देखना है। तो सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मैनेज कौन करेगा, अगर एक बार कैंसिल हो जाए रजिस्ट्रेशन आपका तो उसको मैनेज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट्स शैल नाउ वेस्ट इन मिनिस्ट्री अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी होगा, जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग में देखा था ना कि कॉन्फिस्केट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता था फॉर मैनेजिंग सच प्रॉपर्टी। सेम यहाँ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को हायर करेगा फॉर मैनेज ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स। सच प्रिस्क्राइब अथॉरिटी में आल्सो वर्क अंडर सीजी डायरेक्शन, सीजी उसको डायरेक्शन दे देगा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसे नहीं करके, ठीक है। एंड यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिस्पोज द एसेट क्रिएटेड आउट बाय एफसी, तो एग्जाम में आ सकता है कौन डायरेक्शन देगा, सीजी डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो जो भी एसेट्स बने या जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको कैसे मैनेज करना है उसको सीजी डायरेक्शन देगा अथॉरिटी को। सच अथॉरिटी शैल रिटर्न द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट टू सच पर्सन सब्सिक्वेंटली गेट रजिस्टर्ड। अगर आगे जाके मान लो 200 करोड़ था, उसमें 100 करोड़ यूज हो चुका था, 100 करोड़ बाकी था, अगर 100 करोड़ बाकी था, कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन ना, तो यहाँ पे 100 करोड़ के लिए ना अथॉरिटी मैनेज करेगा, बट याद रखना अगर आगे जाके वो पर्सन सब्सिक्वेंटली रजिस्टर हो जाता है तो ये 100 करोड़ वापस करना पड़ेगा उस मैनेज अथॉरिटी को, उस पर्सन को, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट आता है, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। देयर इज 2 केस इन रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। फर्स्ट आता है कि रिन्यूअल सर्टिफिकेट मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। सर यहाँ पे मैंने 2 वर्ड फंसा हुआ एमसीक्यू में। आपको कब करना है रिन्यूअल एप्लीकेशन, देखो 2 टाइप का चीज होता है, रजिस्ट्रेशन और मेन रजिस्ट्रेशन करना, फिर रिन्यूअल कराना। रिन्यूअल सालों साल होता है या हर 5 साल पे होता है, ऐसे करके होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है, तो कभी भी रिन्यूअल होगा तो 5 साल बाद ही होगा, या मान लो 5 साल पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो रिन्यूअल के यहाँ पे क्या सीन है, रिन्यूअल का सीन है जब आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है ना, या मान लो जब एक्सपायरी ऑफ टर्म होने वाला है ना, वहां से 6 मंथ्स बिफोर, मतलब 4.5 ईयर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल देना है एनी हाउ। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रिन्यूअल का एप्लीकेशन कब तक डाल देना, 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, क्योंकि 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है। 6 मंथ पहले रिन्यूअल का एप्लीकेशन देंगे, प्लस फीस भी देंगे। फीस कितना होगा, नॉमिनल होगा। अब सीजी कितना दिन में आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट देगा, मान लो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया, सीजी यहाँ से 90 डेज के अंदर, तो देयर इज 2 डिफरेंट थिंग। आप कितना दिन में एप्लीकेशन डालोगे, 6 मंथ्स बिफोर, सीजी कितना दिन देगा, 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन। वैलिडेट ऑफ सर्टिफिकेट इज 5 ईयर, 5 साल के सर्टिफिकेट वैलिडेट रहेगा, एंड रिन्यूअल इज डन विद इन 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी। सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, एंड रिन्यूअल आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी करना पड़ेगा, जो एक्सपायरी का टर्म है उसको 6 मंथ बिफोर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ नो एप्लीकेशन इज रिसीव, अगर नहीं एप्लीकेशन आया तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इजी। इफ अ पर्सन प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट सबमिटिंग द रिन्यूअल फॉर्म, ठीक है, एक सेकंड।
if a person sufficient reason if a person provides sufficient reason for not submitting the renewal form, illness, कोरोना, अगर मान लो आपको अगर फॉर्म, सिंपल बात, आप रिन्यूअल टाइम आपने नहीं डाला फॉर्म, ठीक है, रिन्यूअल फॉर्म नहीं डाला, तो क्या दिक्कत आएगा? देखो दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, आपको बोला कि एक चांस और देगा, आपके पास सफिशिएंट कॉज है ना, जस्टिफाइड रीजन है ना, तो आपको यहाँ से एक साल और टाइम देगा रिन्यूअल फॉर्म डालने के लिए। मतलब सर आपका एक्सीडेंट हो गया, कोरोना हो गया, इलनेस हो गया, देन दैट पर्सन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद भी वो रिन्यूअल डाल सकता है। ऐसे तो 5 साल पहले, मतलब 6 मंथ पहले डालना पड़ता है एक्सपायरी से, बट यहाँ बोल दिया 5 साल बाद भी डाल सकता है। कैसे? विथ लेट फीस ऑफ 5,000 रुपीज बट नॉट लेटर 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी। मतलब सिंपल बोल दिया, यहां से 1 साल तक और टाइम देंगे आपको हम, बट 5 ईयर आपसे लेट फीस लेंगे, ठीक है, बट सफिशिएंट कॉज में ही। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ओनली इन एफसीआरए अकाउंट। मैंने क्या बोला? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए आप एक एफसीआरए अकाउंट ही बनाओगे, जो एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा। ओनली एंड ओनली वन अकाउंट फॉर रिसीविंग। रिसीव करने के लिए सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए। यूटिलाइज करने के लिए यू मस्ट मेंटेन नंबर ऑफ अकाउंट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन मे ओपन वन और मोर अकाउंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यूटिलाइज करने के लिए आप एक से ज्यादा कर सकते हो, बट रिसीव करने के लिए एक ही होना चाहिए। सब्जेक्ट टू देयर इज नो अदर फंड्स अदर देन एफसी शैल बी रिसीव और डिपॉजिट। देखो आपने यहां पर रिसीव किया, ये आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए, एफसीआर अकाउंट, बट यहां से ट्रांसफर करके आप एक से मोर अकाउंट में कर सकते हैं फॉर यूटिलाइजेशन। बट यूटिलाइज करने की जो अकाउंट रहेगा नहीं वाला, इसमें आप याद रखना सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही होना चाहिए। अब बैंक की रिपोर्टिंग आ गई। बैंक शैल रिपोर्ट टू सीजी विद इन 48 आवर्स। एमसीक्यू बन सकता है यहां से, ठीक है। एनी ट्रांजेक्शन in respect of receipt or utilization of any foreign contribution by any person whether no person is registered or not, ठीक है। 48 आवर्स में बैंक को रिपोर्ट करना है, सीजी को, कोई भी ट्रांजेक्शन रिसीप्ट का या यूटिलाइज का, दोनों में से, एज अ मॉनिटरिंग पर्पस, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। एंड सच पर्सन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंटीमेट सीजी इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीप्ट प्लस कॉप। देखो पर्सन को भी करना है, बैंक को भी करना है, ठीक है। किसको करना है? सीजी को इंटीमेट करना है। अब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अब एक बात तो ऑफिसर आया फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, बोलेगा कि मिस्टर ए, आपने जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया वो दिखाई, और कितना यूटिलाइज किया वो दिखाई, कितना आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस यूज किया वो दिखाइए। ये बोलेगा सर इल्ले कुछ नहीं है मेरे पास। बोलेगा नहीं सर, आपको कम से कम एक अकाउंट मेंटेन करना है, जैसे टैली में आप अकाउंट मेंटेन करो, ओरेकल में करो, सैप में करो, जहां करना है वहां करो। एवरी ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज्ड। रिसीव का और यूटिलाइज्ड का, दोनों का क्या करना है? मेंटेन करना है सेपरेट अकाउंट, ठीक है, कि कोई आपसे पूछ ना सके कि आपके पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ, आपको पता होना चाहिए। हाँ 500 करोड़, कितना यूटिलाइज हुआ 200 करोड़, तो बैलेंसिंग 300 करोड़ आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है। सो ऑडिट हो सकता है, यस, अगर कोई ऑथराइज पर्सन क्या, जैसे मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, फेल टू फर्निश एनी इंटीमेशन, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, फर्निश नहीं किया रजिस्ट्रेशन, या मैंने लॉ के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं किया, देन बाय अनाउंसमेंट इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करके हमारा सीजी क्या कर सकता है? ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। कोई भी बुक्स अकाउंट मेंटेन, हमारा जो भी बुक्स अकाउंट मेंटेन है उसका ऑडिट करवा सकता है। एंड ऑल्सो ऑफिसर हैव पावर टू एंटर इन एनी प्रेमाइसेस बिफोर सनसेट आफ्टर सनराइज, ठीक है। सनसेट से पहले और सनराइज के बाद, याद रखना, ऑफिसर क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है प्रेमाइसेस में, ठीक है। इफ सीजी इज डिटरमाइंड एज पर्सन नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट फॉरेन सीज टू फॉरेन बाय सीजी, अगर सीजी ने पता चल गया भैया इसको नहीं रिसीव करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो भैया सीज कर सकता है उसी दिन से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना, ठीक है। इजी था। चलो अब एक अमेंडमेंट पार्ट देख लेते हैं थोड़ा। चलो ये आया था एक अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 5 में, ठीक है। यहाँ पे क्या था? प्रोसीजर टू नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का हो जाता है, फिर इस पे कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 3 लग जाता है। सर 3 क्या था सर? सर 3 था प्रोविजन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को हिट किया गया था, तो याद रखना सेक्शन नंबर 5 कहीं ना कहीं 3 से लिंक करता है। तो देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैटर में कौन से लोग पॉलिटिकल नेचर से लिंक करते हैं। इफ सीजी इज सेटिस्फाइड देन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर बेस्ड ऑन इट्स एक्टिविटीज। देखो जरूरी नहीं है जो सिर्फ बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी को यही सिर्फ पॉलिटिकल नेचर के, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इनडायरेक्टली मैटर में कोई पॉलिटिकल नेचर से या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी पॉलिटिकल नेचर का बना दिया गया। तो इसको बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके आना। और आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा, इट मे बी ऑर्डर इन सीजी नॉट ओजी, सीजी
स्पेसिफाइज सच ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पॉलिटिकल नेचर, एनी ट्रेड यूनियन वॉलंटरी एक्शन ग्रुप, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, प्रोमोटिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल नेचर और पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज, भैया पॉलिटिकल रैलीज में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ट्रेड यूनियन या वॉलंटरी एक्शन ग्रुप, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, प्रोमोटिंग पॉलिटिकल, किसी बीजेपी आम आदमी पार्टी को तुम प्रमोट कर रहे हो या मान लो तुम उनकी रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। ये सुनो, स्टूडेंट यूनियन, वर्कर्स यूनियन, यूथ फोरम एंड वुमेन्स विंग, ये सब जो होते हैं ना ये इसके अंदर आएंगे, वॉलंटरी एक्शन ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, नॉट डायरेक्टली अलाइंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड स्टेप्स फॉर एडवर्टाइजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। तुम उनके लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो, उनका बैनर उठा के ना घूम रहे हो ना बैठ के, कोई भी स्टूडेंट यूनियन, यूथ, तो ना हर कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होता है, यूथ बेस्ड यूनियन हो गया, कम्युनिटी यूनियन, वर्कर्स यूनियन हो गया, कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल लिंक्ड है ना तुम्हारा, या तुम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उनके लिए रैलीज कर रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, या उनके एमओए में, या मान लो कोई यूनियन है उनके एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है क्या, कि उनका नेचर पॉलिटिकल नेचर का है, ठीक है, एमओए के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एक्टिविटीज गैदर्ड थ्रू मटेरियल एविडेंस, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैबिचुअली इंगेज इफसेल और एम्प्लॉय कॉमन मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन लाइक बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, भारत बंद इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक एरियाज। अगर ऐसा काम कर रहे हो ना, जैसा भी बहुत सारा चलता था, भारत बंद करो, रास्ता रोको, रेल हड़ताल, ऐसे ऐसे करके, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता था फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा लेके बाहर से, और ये सब करवाया जाता था, और ये लोग करते थे उसी के बिहाफ में। तो ये लोग बोला जाए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस देखो हाई लग रहे हैं, भारत बंद, रास्ता रोको, ये वाला, ठीक है। अगर ये सब कोई कर रहा है ना इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक एरियाज में, ठीक है, पॉलिटिकल एक्शंस कर रहा है, ठीक है, तो भैया तुम्हें पॉलिटिकल नेचर का माना जाएगा। टू बी कंसिडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर ओनली इफ दे पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाता हूं। बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, देखो कहीं ना कहीं देखो सिंपल बात है, पॉलिटिकल से तुम बिलोंग कर रहे हो, उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उनकी रैली कर रहे हो, या मान लो भारत बंद, रास्ता रोको किसी पार्टी के लिए कर रहे हो, एक्टिव पॉलिटिक्स में हो या पार्टी पॉलिटिक्स में भी हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो उससे पहले याद रखना, पॉलिटिकल तुमको बनाने से पहले एक सीजी तुमको एक मौका देगी। सुनो, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, वो पॉलिटिकल नेचर वाला, सीजी शैल गिव अ नोटिस राइटिंग टू सच ऑर्गेनाइजेशन। सीजी क्या करेगी, नोटिस राइटिंग देगी, ठीक है, एंड इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और बताएगी कि तुम्हें इस ग्राउंड पे तुम्हें क्या बनाया गया है, पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। जैसे मान लो ग्राउंड्स बोला जाएगा, तो बोला जाएगा, सीजी बोलेगी तुम्हें भारत बंद, रास्ता रोको के ग्राउंड्स पे पॉलिटिकल नेचर बनाया गया है, तुम ये जो यूनियन हो ना, तुम्हारे एमओए में पॉलिटिकल नेचर है, या तुम प्रमोट कर रहे हो पॉलिटिकल, तो ये सब की वजह से ना सीजी तुम्हें बताएगी हम क्यों तुम्हें पॉलिटिकल नेचर का बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंटेशन करना है विद इन 30 डेज। जिस दिन सीजी भेजा उस दिन से 30 दिन में बताना है, कंटिन्यूशन मिल सकता है और एक्स्ट्रा डेज मिल सकता है। गिविंग रीजन फॉर नॉट स्पेसिफाइड सच ऑर्गेनाइजेशन टू बी पॉलिटिकल नेचर, ये बताएगा कि भाई हमें क्यों पॉलिटिकल नेचर का नहीं माना जाए। बोलेगा सीजी आपसे गलती हुई है, हम पॉलिटिकल नेचर के नहीं है, हम अपना यूथ यूनियन करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी करते हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये 30 दिन का टाइम देगा इसको। आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन सीजी टू पास ऑर्डर विद इन 120 डेज। अब यहां से मान लो 30 दिन में कभी भी ऑर्डर आ गया, कभी भी उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो मान लो यहां से क्या करेगा, जिस दिन रिप्रेजेंटेशन आया वहां से 120 दिन टाइम है सीजी को डिसाइड करना कि पॉलिटिकल नेचर है नहीं है। पॉलिटिकल नेचर हो गया तो भैया आपको प्रोविजन लग जाएगा अपने, ठीक है। तो ये याद रखना। दैट्स इट, लगभग मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया हुआ है। चलो अच्छे से रिवाइज करो फिर। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आराम से, इजी वे में, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा मेरे पास। चलो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका था, ठीक है, दूसरे चैप्टर का, यहाँ देखते हैं। एग्जामिन द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ लीगल प्रोविजंस covered in the relevant act, Mr. India received foreign contribution amount 1.10 lakhs, मतलब 1,10,000 from his relatives। सर देखो, रिलेटिव से मिला हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बस एक कंट्रोलिंग पर्पस के लिए 1 लाख से ऊपर हुआ पैसा आपको बस सरकार को बताना पड़ता है, अपने FCR अकाउंट करके एक फॉर्म आता है, वहां पे FCRA1 करके बताना पड़ता है सरकार को, ठीक है। मिस्टर इंडियन टू डिटेल फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट फॉर ए कंट्रोलिंग पर्पस 1 लाख से ऊपर का पैसा रिलेटिव से मिल रहा है तो उसको आपको सरकार को बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, सिर्फ इंटीमेट करना पड़ता है।
ठीक है। सेल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 30 डेज के अंदर इंटीमेट करो मिस्टर इंडिया सेल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख 10 लाख ड्यू टू रिसीविंग फॉरेन कंट्री एक्सेस ऑफ 1 लाख। 1 लाख से ऊपर है इसलिए इंटीमेट करना पड़ा, अदरवाइज ये 1 लाख से कम होता तो नहीं दिक्कत होता। लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन मार्क फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट फॉर प्रायर परमिशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है। List the restriction marked for the grant of registration and grant of prior permission as in the foreign देखो in terms of section number 12 FCRA 2010 the foreign restriction condition have been marked for the grant of registration and prior permission for acceptance of foreign contribution. The person making application for registration or grant permission is not a fictitious, भैया वो शक्तिमान ना हो, is not prosecuted, वो कहीं जेल वेल में नहीं गया हो, कन्विक्टेड नहीं गया हो। ठीक है। देखो ये सब नॉर्मल केस है, इसमें से मैं बोलूंगा सारे केस नहीं भी याद करके चलोगे। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ना डील नहीं करना, इसमें ज्यादा समझाऊं क्या। इज नॉट लाइकली टू यूज द फॉरेन करेंसी पर्सनल गेन, मैंने सब बताया था, पर्सनल गेन के लिए यूज ना करे उस पैसे को, नॉट कंट्रीवेंट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इजी है, इसमें से आप 4-5 पॉइंट भी अच्छे से दिमाग में बैठा लो, 1-2 पॉइंट्स ऑटोमेटिक लिख ही दोगे। डिस्कस वेदर फॉरेन रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम रिलेटिव आर ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नो, रिलेटिव से मिला हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए 1 लाख से ऊपर मिला हुआ पैसा को आपको सीजी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज और इक्विवेलेंट इन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम रिलेटिव शैल इन्फॉर्म द सीजी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर सीजी को इन्फॉर्म कर दो। ये क्वेश्चन बहुत घुमा है, इस बड़े क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने का चांसेस लग रहा है ऐसे एमसीक्यू वाले। In the light of Foreign Contribution Regulation Act 2010, discuss whether the foreign contribution be received and utilized from multiple bank account। नहीं, receive FCRA अकाउंट में होगा और यूज मल्टीपल अकाउंट से हो सकता है। ठीक है। FCRA बैंक अकाउंट होगा, इट हैज बीन रिसीव इन द डिजिग्नेटेड FCRA अकाउंट फर्दर देन नो फंड्स, उसमें कोई और पैसा नहीं हो। ठीक है। और देखो द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ओनली इन एक्सक्लूसिव सिंगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट एज मेंशन, हाउएवर वन और मोर अकाउंट, एक से अकाउंट खुल सकता है फॉर यूटिलाइजिंग, रिसीविंग के लिए एक ही अकाउंट होगा। ये क्वेश्चन हट चुका है, पहले क्या होता था हम ट्रांसफर कर सकते थे पैसा, अब ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पहले अब पूरा ओमिशन हो चुका है ये, तो अब कोई पैसा ट्रांसफर नहीं सकता, भले वो रजिस्टर हो या ना हो। अब क्या देखा, बी पॉइंट समझाता, टू इन्वेस्ट पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चीट्स प्रोमिसिंग हाई रिटर्न्स। मैंने क्या बोला, स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर तुम स्पेकुलेटिव बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पे हाई रिटर्न हाई रिस्क है, तो वहां पे तुम पैसा नहीं लगा सकते, साफ मना कर रहा है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आया, अब तो ये तो हट चुका है क्योंकि आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सेक्शन नंबर 7 में मैंने बताया था, पहले कर सकते थे कुछ अमाउंट तक, अब बिल्कुल नहीं कर सकते, ओमिट हो गया है। ठीक है। इन्वेस्ट पोर्शन ऑफ द डोनेशन इन चीट्स प्रोमिसिंग हाई रिटर्न्स। ठीक है। तो नहीं कर सकते क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस है जहां पे हाई रिटर्न हाई वो रिस्क है। ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस है जहां पे क्या होता है, रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन स्कीम हाई रिटर्न्स। ठीक है। इन द इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट इन्वेस्ट पोर्शन ऑफ चीट्स प्रोमिसिंग हाई रिटर्न्स। ठीक है। परफेक्ट। चलो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का है, ये तो इजी है, कैंसिल कब कब हो सकता है ये तो पढ़ लो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो दिखा देता हूँ। देखो यही है, फॉरेन कंपनी है, मैक्स लिमिटेड, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है, मैंने ये क्वेश्चन डील कर लिया। फ्यू इंडियंस इन सिंगापुर, सिंगापुर में बनाई गई है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यूज्ड टू डोनेट ह्यूज अमाउंट टू द रिलीजियस ट्रस्ट। सिंगापुरी कंपनी ट्रस्ट को पैसा दे रही है जो मुंबई में है। ठीक है। इनमेट इन द गिवन सिचुएशन लाइट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वेदर डोनेशन मेड बाय इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और नॉट। ठीक है। एट पर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन द डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, पूरा ज्ञान लिख के आना। डीडीटी बाय फॉरेन सोर्स, फिर ज्ञान लगाना फॉरेन सोर्स क्या होता है, पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझा दो। आर्टिकल, करेंसी, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आते हैं। एक्सपर्ट डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल हु हैव रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्स। ठीक है। आइदर डायरेक्टली फ्रॉम वन मस्ट आल्सो बी डीम्ड टू अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन वेयर द फॉरेन सोर्स डेफिनेशन में आता है एफसीआर इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। तो कहीं ना कहीं सिंगापुर फॉरेन कंपनी हो गया, वो एक्सेप्शन छोड़ देना जो 379 पढ़ते थे, जहाँ पे फॉरेन कंपनी की पेड ऑफ शेयर इंडियन कंपनी होल्ड करते थे, वो भी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी बन जाती है, यहाँ पे वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो whether religious trust can accept foreign contribution with prior permission of central government if it's not registered in FCRA, but religious trust registered in FCRA। सिंपल वही बात है, बाहर वाली कंपनी फॉरेन कंपनी है, भले वो उसको इंडियन रजिस्टर करे, वो बाहर वाली कंपनी फॉरेन कंपनी है, वहाँ पे ये 379 नहीं चलेगा। जहाँ पे वहाँ पढ़ते थे हम 50% पेड ऑफ शेयर बेटर प्रेफरेंस शेयर बेटर इंडियन कंपनी होल्ड करते थे, वो इंडियन बन जाती थी। यहाँ पे भैया बाहर बनी तो बाहर फॉरेन कंपनी हो गई। तो भैया अगर ट्रस्ट को पैसा आ रहा है तो रजिस्टर लेना पड़ेगा, तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना ये क्या था ना, ये मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेरी भी आया था मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में, मिस्टर KG&C द पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेन्ड अ लोन। सर लोन ले रहा है फ्रॉम ए क्लब रजिस्टर्ड इन लंदन, लंदन इज यस फॉरेन सोर्स, ये पक्का इंडियन वाला है। ठीक है।
फॉर इट्स बिजनेस पर्पज। सर बिजनेस पर्पज के लोन लेना सेक्शन नंबर 4 में अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है, परमिसिबल है, अलाउ है। वही पूछ रहे ले सकता है, ले सकता है, तो यस, क्यों नहीं ले सकता? बिजनेस पर्पज या सेल परचेज सारा कुछ अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑडियो न्यूज मना है, रिस्ट वॉच मिल रहा है 1 लाख तक कम है तो अलाउ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है कि अलाउ है कि नहीं अलाउ, अमाउंट आर्टिकल। तो पार्टनरशिप फॉर्म को लोन मिल रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, तो हमने सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा था ना, सेक्शन नंबर 4 में कि अलाउ था। तो बस यहाँ पे ये बनना है अलाउ है कि नहीं है, बस सेक्शन नंबर सेकंड वाला केस में नहीं अलाउ होगा क्योंकि ऑडियो वीडियो न्यूज है। नॉट परमिटेड टू रिसीव एनी फंड फ्रॉम ए फॉरेन करेंसी, ठीक है। देखो रिसीव कंट्रीब्यूशन 1,10,000 रिलेटिव मिला, भाई मॉनिटरिंग है 1 लाख से ऊपर है बस बता दो, अदरवाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बस एक्सेस ऑफ 1 लाख है तो गवर्नमेंट बता दो, ठीक है। ये सब नॉर्मल है। सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या कैंसिल हो सकता है? यस, द होल्डर सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन, वायलेट कर दिया कोई भी टर्म्स कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सारे केस है, ठीक है। कैन फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी रिसीव इन एंड यूटिलाइज फ्रॉम मल्टीपल बैंक अकाउंट? नहीं, रिसीव एक ही बैंक अकाउंट में होगा, यूटिलाइज मल्टीपल बैंक अकाउंट में हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो इजी वे में चला गया सारा। ये समझ लो, ये मेरे को इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एक्स लिमिटेड सबमिट एन एप्लीकेशन 31 तारीख को, 31 अगस्त को रिन्यूअल का एप्लीकेशन डाला फॉर रिन्यूअल टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, शैल बी रिन्यूड लेटेस्ट बाय, कितने दिन में रिन्यू हो जाएगा? मैंने क्या बोला, जिस दिन से आपका कैंसिल होने वाला वहां से 6 मंथ पहले रिन्यू डालना, आपने रिन्यू डाल दिया तो यहां से 90 डेज में आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 90 डेज होगा 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, तो कहेंगे 29 नवंबर, ठीक है। कैन एक्स रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अदर पर्सन, कमेंट अपॉन द वैलिडिटी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये ओमिट हो चुका है तो अब किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, परफेक्ट। ये आप देख लेना आराम से, इजी पेपर है। देखो सेम ऊपर वाला ही है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। अब मैं आईबीसी का रिवीजन सोच रहा हूँ कि आईबीसी का रिवीजन या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर का रिवीजन मैं डाल दूंगा, कि उससे बेटर क्या होगा कि पहले वाले सीरीज के साथ वो फ्लो में चला जाएगा, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा रखा था कहीं ना कहीं। तो एक आईबीसी का सोच रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सोच रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा आपको चाहिए नेक्स्ट रिवीजन, और सब बताते जाओ कमेंट बॉक्स में, जो देख रहे हो ना आप डालते जाओ कि आपको कौन सा रिवीजन चाहिए नेक्स्ट, इसमें मेरे को आइडिया हो जाता है कि हाँ इधर दिमाग नहीं लगाना पड़ता कौन सा, जिसमें डिमांड है मैं उससे निकाल दूंगा रिवीजन, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।